बच्चों ये है आपका लेक्चर 250 और हम कर रहे हैं आपके एसएस की हिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो हमने चैप्टर वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 29 देखेंगे। पेज नंबर 29 पे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो in 1870, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. So क्या हुआ 1870s तक जो सोशलिस्ट आइडियाज थी, मतलब ये सारी जो सोच थी वो पूरी यूरोप में फैल रही थी और उनके जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए उन मतलब आइडियाज फैल रही थी तो उनको पक्का करने के लिए, भाई ऑब्वियस और फैलें, इनको पक्का करने के लिए सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, संस्था का नाम सेकेंड इंटरनेशनल रखा 1870s में। सो सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England, Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. तो जो इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स थे वो एसोसिएशंस बनाने लगे। इंग्लैंड और जर्मनी दोनों यूरोप में आए। सो इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स एसोसिएशंस बनाने लगे टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। उन्हें एक मतलब बेटर कंडीशंस चाहिए थी। दे सेट अप फंड्स टू help members in time of distress and demanded a reduction of working and the right to vote. So मतलब जो इंग्लैंड और जर्मनी के लोग थे वो अभी विद्रोह पे उतर आए, वो एसोसिएशंस बनाने लगे ताकि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए ताकि मेंबर्स, उनकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको हेल्प कर पाएँ खराब टाइम में उनके, और वो चाहते थे कि भाई वर्किंग आवर्स रिड्यूस हों और राइट टू वोट मिले। ठीक है, तो उनके जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और वर्किंग आवर्स कम हो, वोटिंग राइट मिले, इन सब के लिए एसोसिएशंस बनी जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर्स के द्वारा। जर्मनी में ये एसोसिएशंस जो थी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम कर रही थी। सो जर्मनी में एक पार्टी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका शॉर्ट फॉर्म उल्टा है, SPD है। ठीक है, सो ये एसोसिएशन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करने लगी एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। सो इस एसोसिएशन की वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्लियामेंट में भी जीती। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। फिर 1905 में क्या हुआ, जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब जो समाजवादी सोच रखते थे, भाई समाज में बदलाव चाहते थे वो लोग। सो सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वो उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस में पार्टी बनाई, लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। हाउएवर इन 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। पर ये सोशलिस्ट सरकार नहीं बना पाए यूरोप के अंदर। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट, देयर आइडियाज टू शेप लेजिस्लेशन कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। सो इनके विचार तो एक्सेप्ट किए गए कि भाई समाज में चेंज आए, ये सब इनके विचार एक्सेप्ट हुए, पर ये लोग खुद कभी कोई पार्टी नहीं बना पाए, ना ही इनकी कभी गवर्नमेंट जीती। गवर्नमेंट तो कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स ही चला रहे थे। सोशलिस्ट की सोच एक्सेप्ट की गई समाज के अंदर, वो जो समाज में बदलाव चाह रहे थे वो एक्सेप्ट किया गया, पर उनकी जो सोच एक्सेप्ट की गई पर कभी वो खुद पार्टी नहीं बना पाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशलिज्म, कैसे सपोर्ट करा सोशलिज्म में। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया भाई 1870 में यूरोप में ये सोशलिस्ट आइडिया फैलने लगी। नई संस्था बनी जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स एसोसिएशन बनाने लगे और वो मेंबर्स का हेल्प करने के लिए फंड इकट्ठा करते थे, उनको हेल्प करते थे। राइट टू वोट था, राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे, वर्किंग आवर कम करो उसके लिए लड़ रहे थे। जर्मनी में
सोशलिस्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया और पार्लियामेंट्री सीट जीती। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने लेबर पार्टी बनाई और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। ठीक है, पर 1914 तक सोशलिस्ट कभी जीते नहीं गवर्नमेंट बनाने में। यूरोप में कभी गवर्नमेंट, किसी भी यूरोप के किसी भी हिस्से में सरकार नहीं बना पाए, पर उनके जो वैल्यूज थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और उनके जो मतलब जो उनके नेता होते थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में। तो कानून तो बने उनकी वजह से, पर गवर्नमेंट तो अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स द्वारा ही चलाई जाती थी। यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है इसी पेज पे 29 पे। सो ये पेंटिंग है पेरिस कम्यून ऑफ 1871। ये 1871 में पेरिस में, ये पेरिस की है। इट पोर्ट्रेज अ सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई 1871। कुछ दंगे जैसे हुए थे पेरिस में मार्च और मई के बीच में। ये वो टाइम है जब टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय पीपल्स गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अदर्स। ये वो टाइम है जब पेरिस का टाउन काउंसिल, मतलब वहाँ की एक जगह थी, उसको लोगों ने घेर लिया था आके, वर्कर्स ने, ऑर्डिनरी पीपल ने। The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of French state. ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग क्या थे, लोग एकदम डिसकंटेंटेड थे फ्रांस की पॉलिसीज की वजह से। पेरिस कम्यून वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स, बट इट वॉज सेड बाय सोशलिस्ट द वर्ल्ड ओवर एज अ प्रिल्यूड टू अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। उन्होंने पूरा हमला कर दिया था। ये जो पेरिस कम्यून है, ये टाउन काउंसिल जगह है, इस पे आके पूरा हमला ही कर दिया था, क्रश कर दिया था। और ये सोशलिस्ट ने इसको ऐसे एज अ फेस्टिवल मनाया, मतलब सोशलिस्ट खुश हो गए। पेरिस कम्यून इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड फॉर टू इम्पॉर्टेंट लेगेसीज, वन फॉर इट्स एसोसिएशन विद वर्कर्स रेड फ्लैग, दैट वॉज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय कम्युनार्ड्स इन पेरिस, and two for the Marseillaise, original written as a war song and became a symbol of commune and of struggle for liberty. So ये जो पेरिस में ये किस्सा दो चीज़ों की वजह से याद किया जाता है। पहला, जब मतलब ये जब हुआ तो रेड फ्लैग, उन्होंने अपना जो सिंबल था वो रेड फ्लैग रखा था। रेड फ्लैग दिखाता था वर्कर्स, लेबर्स दिखाता था। और दूसरा मार्सेलिस, मतलब जब ये लोग ऐसे हमला करने निकले थे तो एक सॉन्ग गा रहे थे, वो सॉन्ग इनका मतलब नेशनल सॉन्ग, वॉर सॉन्ग बन गया फ्रांस वालों का, मार्सेलिस। क्या नाम है? मार्सेलिस। जैसे हमारा नहीं वंदे मातरम है, सो वैसे इनका एक नेशनल सॉन्ग बन गया मार्सेलिस। ठीक है, सो ये मतलब पेरिस कम्यून किस्सा दो चीज़ों की वजह से आज भी याद है। रेड फ्लैग, दूसरा मार्सेलिस जो कि उनका सॉन्ग है, वॉर सॉन्ग है। सो दिस वाज पेज 29। सो बच्चों, ये था सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि रशिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ। सो पेज नंबर 30 पे ये रशियन रिवॉल्यूशन चालू करने से पहले इसी पेज के अंदर एक फिगर है। ये है जार, टी साइलेंट है, जार निकोलस II इन द व्हाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस। विंटर पैलेस जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में 1900 में ये फोटो है जार निकोलस II की। ठीक है, जार निकोलस II इन द व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग 1900। सो रशियन रिवॉल्यूशन में इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1970, the fall of monarchy in February 19, and the events are normally called Russian Revolution. अब देखो, अगर आप बोलो यूरोपियन स्टेट्स में जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड जो स्टेट था वो कौन था? रशिया था। सो रशिया में इन सब से उल्टा हुआ। क्या हुआ? जो सोशलिस्ट थे उन्होंने सरकार जीत ली। बाकी आपने देखा कि यूरोप में सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे,
पर रशिया में सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। रशिया में जो सोशलिस्ट लोग थे उन लोगों ने आखिर अपनी गवर्नमेंट बनाई अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया जिसका नाम पड़ा अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्ची, अच्छा रशिया में चल रही थी मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राजाशाही, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसा। सो फरवरी 1917 में मोनार्ची गिरी रशिया में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रिवॉल्यूशन। सो मोनार्ची गिरने के बाद 1970, गिरना इन द सेंस हार गए, मतलब उनके खिलाफ ये लोग लड़ने निकले होंगे। सो मोनार्ची हार गई और अक्टूबर में जो हुआ उसे रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो मतलब सोशलिस्ट यहाँ सरकार बना पाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक और है, ये मैप है आपका नीचे, फिगर 4 है। यूरोप इन 1914। 1914 में यूरोप कैसा था? सो ये यूरोप है सारा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है। ये जो थोड़ा सा पिंकिश टाइप है वो है सेंट्रल पावर्स, तो ग्रीन है वो है एलिड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। एलिड पावर्स कौन थे? फ्रांस, रशियन एम्पायर, यूके, सर्बिया, ये सारे थे एलिड पावर्स। इसके बाद न्यूट्रल स्टेट्स कौन से? न्यूट्रल स्टेट्स द लेटर जॉइंट सेंट्रल पावर, न्यूट्रल स्टेट्स द लेटर जॉइंट एलिड पावर। अच्छा, ये जो सेंट्रल पावर्स और एलिड पावर थे ये झगड़ते ही रहते थे। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे, पर फिलहाल ये मैप था तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो हमने पढ़ा कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, पर रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्या सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस थी रशिया में कि ये रिवॉल्यूशन हुआ। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें रशिया को देखना पड़ेगा, रशिया रिवॉल्यूशन से पहले। सो हम रशिया के बारे में पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन से पहले। 2.1 द रशियन एम्पायर इन 1914। हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि रशिया में क्या हुआ था कि रिवॉल्यूशन हो गया। सो हम अभी 1914 में रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। 1914 में जार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में जार निकोलस टू रशिया के राजा थे। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. So रशिया 1914 में जार निकोलस रशिया को रूल करते थे। इसके रशिया में, रशियन एम्पायर में, रशिया के साम्राज्य में क्या क्या आता था? रशिया के साम्राज्य में आता था फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारस। ठीक है, सो ये सब आता था रशिया के अंदर। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सो और क्या क्या रशियन एम्पायर में आता था? पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सो ये सब जो था रशियन एम्पायर के अंदर आता था। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में कौन सी रिलीजन फॉलो की जाती थी? द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। कौन सी रिलीजन फॉलो की जाती थी? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। जो रशिया में मेन रिलीजन फॉलो की जाती थी वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती थी, और वो भी पुराने जमाने के रशिया की। पर ऐसे नहीं खाली क्रिश्चियंस ही रहते थे रशिया के अंदर, रिलीजन खाली क्रिश्चियंस की थी, कैथोलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, मुस्लिम्स भी, बुद्धिस्ट भी। ठीक है, सो ये था रशिया उस टाइम पे।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, सो यहाँ पे ये पेज पढ़ने से पहले जस्ट लुक एट द फिगर्स। ये फिगर देखो, इस फिगर के अंदर बच्चों ये देखो, यहाँ पे ये फिगर है आपकी पेज नंबर 31 के अंदर। इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये सारे पीजेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स हैं, मतलब बेरोजगार पीजेंट्स हैं। प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग में वॉर से पहले, और ये लोग किचन्स में, चैरिटेबल किचन्स में खाते थे और पुअर हाउसेस में रहते थे। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में मतलब जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, उससे पहले ये लोग यहाँ खा रहे हैं। मतलब इन वर्कर्स ने रिवॉल्यूशन किया था मोनार्ची के खिलाफ। और यहाँ देखो एक और फिगर 6 है, ये वर्कर्स सो रहे हैं, बंकर्स में सो रहे हैं, स्लीपिंग इन बंकर्स in a dormitory in pre-revolutionary Russia. They slept in shifts and could not keep their families with them. So यहाँ जगह इतनी कम थी इनके सोने की कि ये लोग अपनी फैमिलीज को नहीं रख सकते थे अपने साथ, और शिफ्ट में सोते थे। जगह कम थी भाई, आधे लोग इस टाइम सोते थे, आधे लोग इस टाइम। ऐसे नहीं कि सब लोग रात को सोएंगे, ऐसे नहीं था, जगह की बहुत कमी थी। मतलब ये जो वर्कर्स थे रशिया के, ये अनएम्प्लॉयड थे, ये मतलब इनको काम नहीं मिल रहा था, पीजेंट्स थे, बहुत गरीब थे, तो इन्होंने मोनार्ची के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या था रिवॉल्यूशन, क्यों था या क्या था, सब देखेंगे आज। पेज 31 के अंदर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट। अगर हम 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें तो रशिया के लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मिंग, खेती करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब इतने सारे लोग सिर्फ खेती पे आधार रखते थे। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। मतलब रशिया में खेती पे आधार करने वाली इतनी संख्या थी, पर पूरे यूरोप में इतनी ऐसी कोई स्टेट नहीं थी जिसमें रशिया जितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हों। फ्रांस और जर्मनी में एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने वाले लोग 40 से 50% ही थे। इन एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। सो यहाँ के एग्रीकल्चरलिस्ट जो थे, एग्रीकल्चर करते थे और अपने जो ग्रेन्स थे वो बाहर भी भेजते थे और खुद भी खाते थे। सो रशिया जो था मेजर एक्सपोर्टर था, क्योंकि अगर आप आबादी 80% 85% आबादी अगर एग्रीकल्चर करती है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो दूसरे देशों में भेजोगे भी। So, ऐसा ही था कुछ रशिया के साथ। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज उस टाइम बहुत कम थी रशिया के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना ज्यादा था। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और जो भी थी वो सारी रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को करके जगह है वहां थी। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. जो क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देखते थे, पर जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो क्राफ्ट वर्कशॉप्स के साथ में ही थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s। रशिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी 1890s में। व्हेन रशियाज रेलवेज नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। तो कब बनी फैक्ट्रीज 1890s में? जब रशिया का रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से लोग पैसा भी डालने लगे रशिया की इंडस्ट्रीज में,
तो रशिया में फैक्ट्री सेटअप होने लगी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, आयरन एंड स्टील आउटपुट quadrupled by the 1900. In some areas factory and craftsmen were almost equal in number. So पहले जो कि क्राफ्टमैन ज़्यादा थे, वर्कर्स कम थे, अब वर्कर्स भी बढ़ गए रशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज डेवलप हुई। रशिया में फैक्ट्रीज क्यों डेवलप हुई? रशिया में फैक्ट्रीज इसलिए डेवलप हुई क्योंकि रशिया में रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ और रशिया में बाहर की इंडस्ट्रीज, फॉरेन इंडस्ट्रीज, फॉरेन पैसा लगा के इंडस्ट्री सेटअप करने लगी। सो इसलिए 1890s में रशिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। प्रोडक्शन डबल हो गया, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड हो गया। क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. So अगर आप 1900 की बात करो, so 1900 में काफ़ी एरियाज में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो एक जितने हो गए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले क्राफ्ट पर्सन थे ज़्यादा रशिया के अंदर, पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बढ़ने के बाद संख्या डबल हो गई। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना बढ़ गई। So most industry was the private property of industrialist. So काफी जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, मतलब इंडस्ट्रीज तो डेवलप हुई पर इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, मतलब 1 या 2 जने पूरी इंडस्ट्री के मालिक थे। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। और गवर्नमेंट देखती थी इन फैक्ट्रीज को ताकि वो लोगों को कम से कम तनख्वाह मिले और उनके आवर्स भी माफ के हों। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। पर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे रूल्स तोड़ते थे, मतलब काम ज़्यादा लेते थे, पैसे कम देते थे। क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स में ये सब होता रहता था, मतलब रूल्स टूट रहे थे। वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। कई बारी तो इनसे वर्कर्स से रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज में 15-15 घंटे काम लिया जाता था। पहले जो कि 10 से 12 घंटे लिया जाता था, उतना लिया जाना चाहिए, उनसे 15 घंटे काम लिया जाता था। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज। सो उन रहने की जगह भी रूम्स से, सो डॉर्मिटोरीज का मतलब एक जगह जहाँ पे इकट्ठा एक ही हॉल में सबको सोने दिया जाता है। सो मतलब इस तरह से उनकी कंडीशंस थी वर्कर्स की। इसका मतलब वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी रशिया के अंदर। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड, अच्छा टाइप्स ऑफ वर्कर्स भी थे रशिया के अंदर। वर्कर्स के भी टाइप्स थे। कैसे? सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। कई ऐसे थे जो विलेजेस से आते थे, कुछ ऐसे थे जो सिटीज में आके रह गए थे, कुछ वर्कर्स थे जो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया था। जैसे अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटरबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडरेड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। मतलब जो मेटल वर्कर्स थे, जो लोखंड का काम करते थे, वो वर्कर्स खुद को ऊंचा समझते थे। उनकी क्यों? क्योंकि उनका जो काम था उसमें उनको ट्रेनिंग और स्किल ज़्यादा चाहिए। मतलब वर्कर्स में भी डिवाइड था, मतलब डिवीज़न था। औरतें थी वो 31% कंसिस्ट करती थी फैक्ट्री लेबर का बाय 1914। मतलब औरतें 31% औरतें थी, पर उन्हें मर्दों से कम पे किया जाता था। कितना कम? मर्दों से आधा या आधा से भी कम पे किया जाता था। जो वर्कर्स थे,
जैसे 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 मैंने आपको कहा मेटल वर्कर्स खुद को ऊंचा मानते थे, तो उनकी ड्रेस अलग थी, उनके मैनर्स अलग थे। Some workers formed association to help members in times of unemployment or financial hardships, but such associations were few. So ये जो वर्कर्स थे ये लोग संस्थाएं बनाते थे ताकि वो अपने मेंबर्स को हेल्प कर सकें बेरोजगारी के टाइम, फिनेंशियल हार्डशिप्स के टाइम, पर ऐसी एसोसिएशंस, ऐसी संस्थाएं कम थी। भले ही वर्कर्स में डिविजन्स थे, मतलब मैंने आपको कहा कि मेटल वर्कर्स अलग थे, गांव से आने वाले अलग थे, सेटल होने वाले वर्कर्स अलग थे, तो भले ही इनमें इतने ज़्यादा डिविजन्स थे, पर वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस। सो भले ही इनमें डिविजन्स थे, पर ये जो वर्कर्स हैं ये एक हो जाते थे, कभी भी काम बंद कर देते थे जब उनको एम्प्लॉयर्स समझ नहीं आते थे, उनके मालिक नहीं समझ आते थे, या मालिक उनसे काम ज़्यादा लेते थे, तनख्वाह कम, तो ये लोग स्ट्राइक कर देते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896, 97 and in metal industry during 1902. ये स्ट्राइक सब आम बात हो गई थी रशिया में। मतलब वर्कर्स को, अगर आप वर्कर्स को मालिक बहुत ज़्यादा हैरान करते थे तो वो लोग स्ट्राइक पे उतर आते थे। ये स्ट्राइक्स रशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत देखने मिली और मेटल इंडस्ट्री में भी बहुत देखने मिली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये स्ट्राइक 1896, 1897 में बहुत ज़्यादा हुई और मेटल इंडस्ट्रीज में ये स्ट्राइक हुई 1902 के अंदर। एट द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड का मतलब गांव। सो इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। देखो शहर में क्या हो रहा था, शहर में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा था, सैलरीज कम दी जा रही थी, उनको रहने के लिए अलग रूम्स भी नहीं थे, एक ही हॉल दे दिया जाता था, उसमें भी मतलब आप साथ में सो नहीं सकते हो, उनको शिफ्ट में सोना पड़ता था, और वो गांव से अपनी फैमिलीज भी नहीं ला पाते थे, फैमिलीज को रखने के लिए भी जगह नहीं थी। सो वर्कर्स की हालत सिटीज में बहुत ज़्यादा खराब थी। और वर्कर्स जो थी वो फ्रांस की बहुत ज़्यादा, फ्रांस नहीं, रशिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वर्कर थी। ये शहरों की बात। सिटीज में क्या हो रहा था, कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो लोग कल्टीवेशन करते थे अपनी ज़मीन पे, पर जो नोबिलिटी होते थे, जो हाई क्लास लोग होते थे, जो राजा होते थे या जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले होते थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी। तो अब जैसे शहरों में आपने देखा वर्कर्स डिवाइडेड है, मतलब वर्कर्स थे गांव से आने वाले, शहरों वाले वर्कर, मेटल वर्कर, ये वर्कर, वो वर्कर, वैसे ही वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, फार्मर्स भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो deeply religious, but except in a few cases they had no respect for the nobility. तो मतलब वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा, फार्मर्स, पीजेंट्स थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, मतलब नोबिलिटी की इज्जत करते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च की इज्जत करते थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, पर थोड़े कभी ऐसा भी होता था उनको नोबिलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई। Nobles got their power and position through their service to the Tsar, not through local popularity. ये जो नोबल्स थे, ये नोबल्स जो मतलब जो अमीर लोग थे, उनको उनकी पोजीशन क्यों मिली, उनको पावर पैसा कैसे मिला, क्योंकि वो जो थे, जो उनका राजा था, रशिया का राजा था जार, उसको खुश करके बैठे थे। वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। नोबल्स लोकली पॉपुलर नहीं थे, वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, उनको जार पसंद करता था। सो जार की वजह से उनको जो भी था वो था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। अगर फ्रांस रिवॉल्यूशन याद हो तो फ्रांस रिवॉल्यूशन में उल्टा था। फ्रांस रिवॉल्यूशन में उल्टा पीजेंट्स नोबल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और वो उनके लिए लड़ने भी लगे थे। पर रशिया में क्या था, रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे
कि नोबल्स को जो इतना सारा लैंड दिया है राजा ने, इतनी जमीन दी है, वो उनको दे दी जाए। उनको लगता था वो उस जमीन के लायक नहीं है। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। कई बार ऐसा होता था कि ये लोग भाड़ा भी नहीं देते थे लैंड का, मतलब ये जो रशियन फार्मर्स थे उनसे नोबल्स रेंट लेते थे, मतलब उनकी जमीनों पे खेती करते थे तो उनसे भाड़ा लेते थे। तो कई बारी तो वो रेंट भी नहीं देते थे और कई बारी तो वो मार भी देते थे, मतलब उन्हें मार देते थे। किन्हें? लैंडलॉर्ड्स को, उनके जमींदारों को मार देते थे। In 1902, this occurred on a large scale in South Russia. In 1905, this such incidents took place all over Russia. 1902 में ये चीज साउथ रशिया में बहुत हुई। क्या मतलब? लैंडलॉर्ड्स को मार देना, उन्हें भाड़ा नहीं देना, मतलब नोबल्स, ये जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स के खिलाफ हो गए थे। 1905 में ये इंसिडेंट्स थे, वो ये पूरी रशिया में होने लगे, मतलब ये जो सब कुछ था ये अब पूरे रशिया में फैल गया। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे पीजेंट्स नोबल्स से, क्योंकि वो लोग कुछ, उनके पास पैसा बहुत था, कुछ करते नहीं थे, सो वो हैरान थे। सो जो रशियन पीजेंट्स थे वो डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। सो जो रशियन पीजेंट्स थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट से। कैसे? They pulled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of individual families. वो क्या करते थे रशियन पीजेंट्स जो थे अपना लैंड मिला देते थे, मतलब जैसे मेरा लैंड, आपका लैंड, हमारे पड़ोसी का लैंड, हम सब मिला देंगे। फिर जिसकी फैमिली में जितने जने उसके हिसाब से लैंड डिवाइड होता था, उसके हिसाब से लैंड, भाई जैसे मेरी फैमिली में 6 जने हैं तो मेरे को थोड़ा ज्यादा लैंड मिलेगा, उसकी फैमिली में 4 लैंड है उसे 4 जने हैं कम, उसकी फैमिली में 3 जन है उसे कम लैंड मिलेगा। सो इस तरह से लैंड का डिवीजन होता था। मतलब वर्कर, आप देख सकते हो, पीजेंट्स यूनाइटेड थे, यूनिटी थी रशिया के अंडर, और रशिया में यूनिटी थी पर वो लोग नोबल्स के खिलाफ थे। रशिया के वर्कर्स में आपने देखा, शहरों में भी वर्कर्स जो है वो वर्कर्स अपनी संस्थाएं बनाए हुए हैं उनके खिलाफ, और आप देख सकते हो गांव में भी नोबिलिटी के खिलाफ ये लोग एक हो गए हैं। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो वर्कर्स और पीजेंट्स जो थे वो यूनाइटेड थे और उनको नोबल्स पे, नोबिलिटी पे और अमीर जो लोग थे उन पे गुस्सा था। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में सोशलिज्म कैसे हुआ? सोशलिज्म मतलब फिर से ये जो सामाजिकता कैसे आई रशिया के अंदर, समाजवाद कैसे आया? सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले आप रशिया में पार्टी बना ही नहीं सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हो, क्योंकि राजाशाही थी, जार निकोलस II वहां का राजा था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। सो रशिया में एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। क्या नाम रखा गया? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो कि 1898 में पाई गई थी, 1898 में स्थापना की गई थी। किसने स्थापना की थी? सोशलिस्ट ने स्थापना की थी। हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। मतलब कार्ल मार्क्स की आइडियाज मानने वाले सोशलिस्ट ने स्थापना की थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. So, जो गवर्नमेंट थी उसकी वजह से उन्हें छुप छुप के काम करना पड़ता था इस पार्टी को, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, क्योंकि उस टाइम परमिशन नहीं थी पार्टीज बनाने की। So it had to operate as illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. क्या हुआ? ये लोग न्यूज़पेपर उन्होंने बनाए, इन लोगों ने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया, मतलब वर्कर्स को उन्होंने अपने साथ ले लिया और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करने लगे। स्ट्राइक्स का मतलब ये लोग अभी जो है
हड़तालें कराने लगे। ठीक है, सो ये सब पार्टी क्या करती थी, न्यूज़पेपर इन्होंने न्यूज़पेपर चालू करवाए, वर्कर्स को एक किया और स्ट्राइक्स कराने लगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी था कि बहुत स्ट्राइक्स बढ़ गई थी रशिया के अंदर, तो शायद इन्हीं पार्टीज की वजह से बढ़ी होंगी। यही लोग वर्कर्स को उकसा रहे थे। खैर वो वर्कर्स का भला ही चाह रहे थे। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of the revolution. काफी समाजवादियों को लगता था, रशियन सोशलिस्ट को लगता था कि जो हमारे रशिया के पीजेंट्स हैं वो जो लैंड को इक्वल कर देते हैं और फिर आपस में बांटते हैं बराबरी का, इसी से वो सोशलिस्ट हैं, वो समाजवादी हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन में जो पीजेंट्स हैं वो मेन फोर्स बनेंगे रिवॉल्यूशन का, मतलब पीजेंट्स करेंगे रशिया में रिवॉल्यूशन, क्योंकि उनमें एकता है, वो एक दूसरे की तकलीफ समझ रहे हैं, ना कि वर्कर्स। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। अगर पीजेंट्स को रशियन रिवॉल्यूशन का हिस्सा बना दिया जाए तो रशिया जो है, रशिया बनेगी एक बहुत बड़ी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगी, बहुत दूसरी कंट्री से पहले बन जाएगी। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, क्योंकि उन्हें लगता था पीजेंट्स भाई अभी यूनाइटेड हैं, पीजेंट्स को मतलब आपने देखा पीजेंट्स नोबिलिटी को मार रहे थे, पीजेंट्स हायर एंड के रेंट नहीं भरते थे, इक्वल यूनिटी थी। तो ये सब के कारण जो सोशलिस्ट थे वो पीजेंट्स को टारगेट कर रहे थे कि पीजेंट्स को रिवॉल्यूशन में लाया जाए। मतलब देखो किसी भी देश में रिवॉल्यूशन हुआ है तो लोग रहे हैं बड़ा हिस्सा। हमने भी, भारत ने भी जो अंग्रेजों को भगाया तो हमने भी मतलब इतने जब भारतवासी एक हुए तो अंग्रेज के। सो ऐसा ही रशिया में था। तो रशिया में जो सोशलिस्ट थे वो चाह रहे थे कि रशियन पीजेंट्स को आगे कर रहे थे। उनको लग रहा था पीजेंट्स रिवॉल्यूशन में बहुत साथ देंगे। रशिया में मोनार्ची को हटाना था। ठीक है, मोनार्ची थी ज़ार निकोलस II, उसे हटाना था। सो उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म्ड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सो एक और पार्टी बनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट। ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी, ये पार्टी जो थी वो लड़ रही थी पीजेंट्स के हकों के लिए, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, फार्मर के अधिकारों के लिए। और ये पार्टी डिमांड कर रही थी कि जो लैंड है वो पीजेंट्स के पास आ जाए, मतलब जो नोबल्स के पास लैंड है वो पीजेंट्स के पास आ जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। सो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज से डिसएग्री थे। मतलब आपने देखा ऊपर सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर्स पार्टी भी बनी थी, तो ये लोग लैंड की बात को लेके डिसएग्रीड थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे। देखो ऊपर आपने क्या पढ़ा, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। ठीक है, ये वर्कर्स पार्टी क्या बोलती है, वर्कर्स पार्टी इंडस्ट्रीज पे टारगेट कर रही थी। और ये बनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और ये स्पेशली पीजेंट्स के लिए काम कर रही थी। ठीक है, पीजेंट्स के लिए काम कर रही थी। सो सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड, जो ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी वाले थे वो रिवॉल्यूशनरी से डिसएग्री कर रहे थे पीजेंट्स को लेके। लेनिन था, लेनिन उनका नेता था। लेनिन को क्या लगता था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता लेनिन था। लेनिन को लगा कि जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइटेड नहीं हैं। some were poor, others rich, some work as laborers while others capitalist who employed workers. Given the differentiation with they could not all be a part of socialist movement. So लेनिन को लगता था कि भाई ये जो हम भाई पीजेंट्स को हम भाई पीजेंट्स के लिए जैसे सोचा जा रहा है कि पीजेंट्स रिवॉल्यूशन करेंगे, पीजेंट्स रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, पर ये पीजेंट्स तो यूनाइटेड हैं ही नहीं। भाई पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स हैं उनके पास वो फुल गरीब हैं, कुछ फुल अमीर हैं, कुछों के पास तो फैक्ट्रीज तक हैं जो कि वर्कर्स को एम्प्लॉय किए हुए हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ये लोग कैसे सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। सो
the party was divided over the strategy of the party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. So पार्टी डिवाइड कर दी गई. ये जो पार्टी बनी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे दो में डिवाइड करा गया. जो व्लादिमीर लेनिन था, यहाँ देखो वी साइलेंट है. सो व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी का नेता बना? बोल्शेविक ग्रुप. कौन सी पार्टी का नेता बना? बोल्शेविक ग्रुप. बोल्शेविक ग्रुप क्या था? बोल्शेविक ग्रुप बोल्शेविक ग्रुप वो था जो थोड़े ही लोग लेता था और उनके मेंबर भी कम थे और उनकी क्वालिटी मतलब अच्छे लोग ले रहा था. बोल्शेविक ग्रुप था व्लादिमीर लेनिन का. और मेंशेविक ग्रुप कौन था? मेंशेविक ग्रुप सबको ले लेता था. ठीक है, जैसे जर्मनी में कोई भी आके रिवॉल्यूशन में पार्ट ले सकता है, वैसे ही मेंशेविक ग्रुप भी था. ठीक है, सो मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी. ठीक है, सो इस तरह से दो ग्रुप बन गए रशिया के अंदर पार्टीज बनी. ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और दूसरी पार्टी बनी सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. तो सोशल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेट्स जो थे वो डिसएग्री कर रहे थे सोशल रिवॉल्यूशनरीज के साथ पीजेंट्स को लेके. लेनिन को लगता था पीजेंट्स एक ग्रुप नहीं है, तो फिर से लेनिन ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा बोल्शेविक ग्रुप. बोल्शेविक ग्रुप में वो क्वालिटी वाले लोग मतलब कुछ लोग ही लेता था जो कि और डिसिप्लिन वाले लोग लेता था. ऐसे नहीं मन पड़े तब आ जाए, मतलब एक डिसिप्लिन फॉलो करते थे. और जो मेंशेविक्स थे वो कोई भी थे, जैसे जर्मनी में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, वो ज्वाइन कर सकते थे. ठीक है, सो आप देख सकते हो रशिया के अंदर कौन कौन सी पार्टी बनी. रशिया के अंदर पार्टी बनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी 1900 में और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी 1898 में. और बोल्शेविक और मेंशेविक में दो में ग्रुप्स डिवाइडेड हुए. सो जैसे कि जर्मनी में थे. बोल्शेविक का नेता था व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप चलाता था और वो डिसिप्लिन लोग लेता था और ज़ारिस्ट के खिलाफ थी ये पार्टी. और मेंशेविक ग्रुप थी, मेंशेविक ग्रुप में सब लोग आ सकते थे. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर. जस्ट हमने ये था पेज 32 हमने एंड किया एंड वी स्टार्टेड दिस लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 29. ठीक है, सो 29 से हमने पढ़ना चालू किया था. जस्ट रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली. एंटायर चैप्टर नहीं, 29, 30, 31, 32 ये पेजेस आप अच्छे से पढ़ें. चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. समझोगे तो चैप्टर आएगा एंड आप क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आंसर भी कर पाओगे. ठीक है, सो जस्ट रीड द एंटायर थिंग प्रॉपरली एंड मैंने जो भी पॉइंट्स आपको टिक कराए हैं जस्ट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली. दिस इज मी योर ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू स्किप इवन अ सिंगल पॉइंट. जो भी मैंने आपको अंडरलाइन कराई है जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. थैंक यू.